बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ इंजीनियर फ़रोग़ अली शाह और आज मैकेनिक्स 2 का हमारा लेक्चर जो है 8 है। लेक्चर 7 जो था वो आप लोगों की किस्मत थी कि प्रीवियसली चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे, जिसके अंदर केपलर लॉ को हमने दोबारा से एक्सप्लेन किया था और उसके बाद सैटेलाइट को देखा, ऑर्बिट्स को स्टडी किया, एनर्जीज़ को हम लोगों ने स्टडी किया था। आज जो है हमारा एजेंडा वो है बल्क प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को देखेंगे हम लोग, हुक्स लॉ को देखेंगे और टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी को देखेंगे। अच्छा जी, बल्क प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो है ये हम लोग एंड पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हुक्स लॉ और टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी को डिस्कस कर लेते हैं। हुक्स लॉ को डिफाइन करने के लिए हम एग्जांपल लेंगे स्प्रिंग फोर्स की। अगर आप लोग फिगर देख सकें, फिगर 7.9, तो उसके अंदर क्या शो हो रहा है। सबसे पहले ए के अंदर आप ए पार्ट में देखेंगे, ए बी और सी, ये तीन डायग्राम्स हैं। ए में आप लोग ये देखेंगे स्प्रिंग इन इट्स रिलैक्स्ड स्टेट। रिलैक्स स्टेट है, ओरिजिन ऑफ एन एक्स एक्सिस हैज बीन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग दैट इज अटैच्ड टू अ ब्लॉक। अभी सूरत में ये फिक्स स्टेट है, तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट है विच इज़ एक्स वो भी ज़ीरो है, और जो फोर्स है ऑन अ बॉडी वो भी ज़ीरो है। बी पार्ट में क्या हो गया, द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय डी एंड द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय अ पॉजिटिव अमाउंट एक्स। नोट द रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग एफ ऑफ एक्स। इसके अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि ये बॉडी जो है हमने इसको अपने ओरिजिन से राइट की तरफ मूव किया, तो राइट की तरफ मूव करने से हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो इस तरफ बना है, बट यहाँ पर आप लोग ये देखेंगे कि जो इसकी फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिसिटी की बात फिलहाल ये हम लोग कर रहे हैं ना, स्प्रिंग है, तो इसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका डायरेक्शन अपोजिट है डी के। और सी के अंदर क्या देख रहे हैं आप लोग, सी के अंदर आप लोग ये देख रहे हैं कि हम उसको बॉडी को कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस करने से डी का डायरेक्शन तो लेफ्ट की तरफ हो गया, बट रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन जो है वो राइट की तरफ हो गया, आउटवर्ड हो गया। मतलब ये कि इस सेंस में फोर्स पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव है, जबकि अबव केस में फोर्स जो है वो नेगेटिव थी और एक्स जो है वो पॉजिटिव है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो ऑफ कोर्स आपको पता ही है, रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है उस बॉडी की जो अपने ओरिजिन की तरफ, ओरिजिनल शेप में उसको लाना चाहती है। ऐसी फोर्स जो एक्सर्ट होती है ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए बॉडी के। तो यहाँ पर जनाब स्प्रिंग फोर्स का फिनोमेना देखा गया, बेसिकली रिलैक्स्ड स्टेट को डिफाइन किया गया, और अल्टीमेटली हम लोगों ने स्प्रिंग फोर्स को डिफाइन किया है एफ एफ एक्स से, विच इज इक्वल टू माइनस के डी, और ये हुक्स लॉ है। ये रॉबर्ट हुक ने दिया था, एक इंग्लिश साइंटिस्ट था लेट 1600s के अंदर। इसके अंदर के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है या फिर फोर्स कांस्टेंट कहलाता है, और जो ऐसा यूनिट है के का वो है न्यूटन पर मीटर। अब डी जो है उसको हमने एक्स का नाम दिया, तो वो अल्टीमेटली हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स। और फिर नीचे यही एक्सप्लेन किया गया कि इफ एक्स इज पॉजिटिव, जब एक्स पॉजिटिव होगा तो स्प्रिंग जो है उसको स्ट्रेच किया गया है, और एफ ऑफ एक्स उस सूरत में नेगेटिव होगा, और जब एक्स जो है वो नेगेटिव होगा मतलब स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस किया गया है, उस सूरत में फोर्स जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी और एक्स जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसमें काबिल गौर ये बात है कि हुक्स लॉ के अंदर एफ और एक्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप है। हुक्स लॉ हो गया, अब हम चलते हैं इलास्टिसिटी की तरफ। इलास्टिसिटी को पढ़ने से पहले आप लोगों को चीज़ें याद आना शुरू हो जाएंगी जो हम लोगों ने
सेकेंड ईयर में कहीं ना कहीं फिज़िक्स में पढ़ी थी, स्ट्रेस पढ़ा था, स्ट्रेन पढ़ा था, फिर यंगलेस मॉड्यूलस आई थिंक पढ़ा था। मेनली स्ट्रेस और स्ट्रेन को ही पढ़ रहे थे हम लोग, और तो वही चीज़ें जो है वो सारी यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन हो रही हैं। तो सबसे पहले जो ये पहला पार्ट है उसके अंदर तो ये बताया जा रहा है कि एक रिजिड बॉडी जो है वो भी कहीं ना कहीं इलास्टिक होती है। मतलब ये कि आप उसकी शेप को मोल्ड कर सकते हैं बाय एक्सर्टिंग फोर्स और प्रेशर। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि ऑल रियल रिजिड बॉडीज आर टू सेम एक्सटेंट इलास्टिक। कहीं ना कहीं हद तक जितनी भी रिजिड बॉडीज होती हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्सटेंट तक इलास्टिक होती हैं, जिसका मतलब ये है कि उनकी डायमेंशंस को हम स्लाइटली चेंज कर सकते हैं बाय पुलिंग, पुशिंग, ट्विस्टिंग और कंप्रेसिंग। तो हम लोग यहाँ पर जनाब अब दो फिनोमिना देखेंगे, एक स्ट्रेस को देखेंगे और एक स्ट्रेन को देखेंगे। अच्छा जी, तो स्ट्रेस क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया F/A, और वो प्रोड्यूस करता है स्ट्रेन को। यहाँ पे इलास्टिसिटी की हम लोगों ने फाइंड किया। अब ये स्ट्रेस का फार्मूला देखेंगे। स्ट्रेस का फार्मूला है मॉड्यूलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। ये आप लोग पूरा आर्टिकल खुद पढ़ेंगे। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है एक सिलेंडर की, और फिर बताया गया कि बेसिकली यहाँ पर इसको हम डिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, कि इनके अंदर इलास्टिसिटी का फिनोमिना हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो ए के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि सिलेंडर सब्जेक्ट टू टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेचेस बाय एन डेल्टा एल। टेंसाइल स्ट्रेंथ की यहाँ पर बात हो रही है, टेंसाइल स्ट्रेस की बात हो रही है, स्ट्रेंथ की, स्ट्रेस की। तो ये एक सिंपली सिलेंडर है और फिर उसकी शेप इसमें कन्वर्ट हो गई है। पहले इसकी लेंथ थी L, अब इसकी प्लस डेल्टा L, ये जो चेंज आया है, फोर्स हमने एक्सर्ट की इसके दोनों साइड्स पे आउटवर्ड की तरफ, और इसने इसकी शेप को चेंज कर दिया। बी पार्ट में क्या हुआ है कि सिलेंडर है हमारे पास, सिलेंडर सब्जेक्ट टू अ शेयरिंग स्ट्रेस डिफॉर्म्स बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा x। इसके अंदर क्या हुआ है बी पार्ट के अंदर? बी पार्ट के अंदर लेंथ तो जो है वो उसकी सेम रही है, अलबत्ता ये जो उसकी विड्थ थी उसको हम लोगों ने डिफॉर्म किया है बाय एक्सर्टिंग फोर्स इन दिस एरिया एंड इन दिस एरिया। तो वो जो चेंज आया वो कहलाएगा डेल्टा x। और फिर हमारे पास सी है, एक सॉलिड स्फीयर सब्जेक्ट है टू अ यूनिफॉर्म हाइड्रोलिक स्ट्रेस फ्रॉम अ फ्लूइड श्रिंक्स इन अ वॉल्यूम बाय एन डेल्टा v। इसके अंदर वो हमें ये बता रहा है कि जनाब ये एक बॉडी है, सर्कुलर बॉडी, एक स्फीयर है, और इसका हम लोगों ने वॉल्यूम चेंज किया बाय एक्सर्टिंग फोर्स। हर डायरेक्शन में हमने फोर्स को एक्सर्ट किया इंटरनल वाइज। तो ये जो प्रीवियसली इसका वॉल्यूम था v, और अब जो इसका न्यू वॉल्यूम बन गया वो डेल्टा v बन गया। अब हम बात करते हैं जनाब यहाँ पर यील्ड स्ट्रेंथ की और अल्टीमेट स्ट्रेंथ की। अब हम चलते हैं एस की तरफ। सबसे पहले फिगर 12.12 को आप लोग देखेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व है फॉर अ स्टील टेस्ट स्पेसिमेन। 12.11 के अंदर आपको सबसे पहले एक वो स्टील का स्पेसिमेन दिखाई दे रहा है, तो इसका हम लोग कर्व अब डिफाइन कर रहे हैं। कर्व है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो इसके अंदर क्या है कि स्पेसिमेन जो है वो एक हमारे पास बॉडी है, स्टील टेस्ट की बॉडी है, डिफॉर्म्स परमानेंटली व्हेन द स्ट्रेस इज इक्वल टू द यील्ड स्ट्रेंथ। तो जब यील्ड स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाएगी बॉडी, तो उसके बाद वो जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंटली हो जाएगी। उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ सकेगी बॉडी।
और फिर आगे वो ये बात करता है, इट रप्चर्स व्हेन द स्ट्रेस इज इक्वल टू द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। जब अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर हम लोग आ जाएंगे तो फिर वो बॉडी ही रप्चर हो जाएगी। अब इस फिनोमेना से ये दोनों चीज़ें हमें समझ आ रही हैं कि यील्ड स्ट्रेंथ क्या है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है। यील्ड स्ट्रेंथ वो लास्ट पॉइंट है किसी भी बॉडी का, जब आप उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे एक ख़ास लिमिट होगी, उस लिमिट के बाद वो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकती। वो जो पॉइंट है वो पॉइंट कहलाता है यील्ड स्ट्रेंथ। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ वाला पॉइंट कौन सा है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ ये है कि जब आप फोर्स के ऊपर एक्सर्ट करते जाएंगे और अल्टीमेटली वो बॉडी ही रप्चर कर जाएगी, तो वो पॉइंट जहाँ पर वो बॉडी रप्चर कर गई है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहलाएगा। उसके बाद जनाब हम देखते हैं टेंशन एंड कंप्रेशन। इसमें हम यंग मॉड्यूलस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जनाब एफ ओवर ए हम लोग देख रहे हैं। एफ ओवर ए क्या था? एफ ओवर ए है स्ट्रेस। एफ ओवर ए इज इक्वल टू ई डेल्टा एल ओवर एल। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? डेल्टा एल ओवर एल जो चेंज आया है उसके अंदर, और ई हमारे पास यहाँ पर क्या है? ई एक सिंबल है जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के लिए यूज होता है। अब स्ट्रेन जो है वो डेल्टा एल ओवर एल है, और एफ ए जो है वो क्या है? स्ट्रेस है। ये एफ ओवर ए स्ट्रेस, डेल्टा एल ओवर एल स्ट्रेन। तो इन दोनों का रिलेशनशिप हम लोग जब स्ट्रेस और स्ट्रेन का जब रिलेशनशिप देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ ओवर ए इज इक्वल टू ई डेल्टा एल ओवर एल। अब इसके अंदर क्या है? वो यंग मॉड्यूलस है। ये बेसिकली कांस्टेंट है। अच्छा जी, इस आर्टिकल में यही काबिल गौर बात है, इसको आप लोग पढ़ेंगे, नहीं समझ आएगी तो फिर मुझसे पूछेंगे। इसके अंदर ज़्यादा टफ नहीं है कुछ भी। उसके बाद हम लोग चलते हैं शेयरिंग की तरफ। इन द केस ऑफ शेयरिंग हमारे पास सबसे पहले तो फिगर 12.13 देखें ना। इस फिगर के अंदर क्या चल रहा है? स्ट्रेन गेज है, ओवरऑल डायमेंशन उसकी बताई गई है 9.8 मिलीमीटर बाय 4.6। 9.8 मिलीमीटर उसकी लेंथ है और 4.6 मिलीमीटर उसकी विड्थ है। द गेज इज फास्टेंड विद एडहेसिव टू द ऑब्जेक्ट हुज स्ट्रेन टू बी मेजर्ड। एक ऑब्जेक्ट के साथ जनाब उसको फास्टन किया गया है जिसकी हमने मेजर करनी है स्ट्रेन। तो क्या होगा कि इट एक्सपीरियंस द सेम स्ट्रेन एज द ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेन एक्सपीरियंस करेगा, वही ये बॉडी भी एक्सपीरियंस करेगी। अब जो बात है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द गेज वेरीज विद द स्ट्रेन परमिटिंग स्ट्रेन्स अप टू 3% टू बी मेजर्ड। तो अब इसको ज़रा इस तरफ पढ़ लेते हैं, शेयरिंग की स्टडी कर लेते हैं। इन द केस ऑफ शेयरिंग द स्ट्रेस इज आल्सो अ फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस तो हमें पता है F by A है, बट द फोर्स वेक्टर लाइज इन द प्लेन ऑफ द एरिया रादर देन परपेंडिकुलर टू इट। यहाँ पर क्या जनाब बात हो जाती है? इसमें चेंज क्या आ जाता है? चेंज इसके अंदर यह आ जाता है कि जो फोर्स वेक्टर है वो एरिया में प्लेन ऑफ द एरिया के अंदर होता है, और इस सूरत में स्ट्रेन क्या हो जाता है? स्ट्रेन क्योंकि डायमेंशन लेस रेशियो वो हो जाएगी डेल्टा एक्स बाय एल। क्या चेंज आया शेयरिंग में और सिंपली कंप्रेशन और टेंशन के अंदर? क्या चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया सिवाय डेल्टा एक्स के। यहाँ पर क्या था? एफ बाई ए इज इक्वल टू ई डेल्टा एल ओवर एल। ई को हम यंग मॉड्यूलस कह रहे थे, और डेल्टा एल ओवर एल जो है वो इन केस ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन हमारे पास स्ट्रेन था। यहाँ पर क्या मामला बना है कि स्ट्रेस एफ बाई ए रहा है, जबकि यहाँ पर जी को हमने यंग मॉड्यूलस को जी से डिफाइन कर दिया, सिर्फ अल्फ़ाबेट ही चेंज कर दिया है, जबकि स्ट्रेन जो है वो डेल्टा एक्स बाई एल हो गया। तो इसके अंदर डेल्टा एक्स बन गया है, वहाँ डेल्टा एल था, यहाँ पर इस सूरत में डेल्टा एक्स हो गया। उसके बाद जनाब हम बात करते हैं बल्क मॉड्यूलस की तरफ चलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस की तरफ जाते हैं हम लोग। हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या है? द स्ट्रेस इज द फ्लूइड प्रेशर P ऑन द ऑब्जेक्ट एंड एज यू विल सी इन, अच्छा ये चैप्टर 14 को वो बता रहे हैं कि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर भी जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है।
तो स्ट्रेन जो है वो डेल्टा वी और वी, क्योंकि फ्लूइड के केस में क्या होगा, फ्लूइड के केस के अंदर वॉल्यूम चेंज होगा, जो हम पीछे केस एक पढ़ भी चुके हैं। तो डेल्टा वी में जो चेंज आया था, स्ट्रेन जो है वो तो डेल्टा वी बाई वी हो गया, तो वी जो है वो तो ओरिजिनल वैल्यू हो गई, और डेल्टा वी जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ पर मॉड्यूलस जो है उसको हम सिंबल बी से डिनोट कर देंगे, और सिंबल बी को हम फिर बल्क मॉड्यूलस का नाम देंगे। तो इन केस अब क्या होगा, इन केस ऑफ फ्लूइड वो बन जाएगा P इज इक्वल टू बी डेल्टा वी ओवर वी। क्या चेंज आया, अब इसमें क्या चेंज आया, इसमें चेंज ये आया कि F ओवर A जो है वो P इज इक्वल टू F ओवर A होता है, और इस तरह स्ट्रेन जो है यहाँ पर हमारे पास वो भी F ओवर A होता है। बट इन केस ऑफ फ्लूइड प्रेशर है तो उसको हमने P में कन्वर्ट कर दिया F बाई A को। यहाँ पर सिंपली डेल्टा V और V उसका जो स्ट्रेन है वही रहा, यंग मॉड्यूलस जो है उसको हमने बल्क मॉड्यूलस का नाम दे दिया और उसको हमने B से डिनोट कर दिया, बस यही चेंज आया। और बल्क मॉड्यूलस की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है, विच इज़ 2.2 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर वाटर, और फिर स्टील की भी दी गई है। मतलब ये है कि हर जो हमारे पास एक एलिमेंट है, एक मैटर है, उसका बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू डिफरेंट होती है। यहाँ पर भी हमारे पास एग्जांपल भी दी गई है, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द पैसिफिक ओशन एट इट्स एवरेज डेप्थ ऑफ अबाउट 4000 मीटर इज 4.0 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी ओवर वी ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्यू टू इट्स प्रेशर इज 1.8%। तो वो सारी हमें एग्जांपल यहाँ पर दी गई है, छोटी छोटी सी, आप लोग खुद पढ़ लेंगे, जिसके अंदर ओशन की भी बात की गई है, रिजिड एटॉमिक लैटिसेस की भी बात की गई है। उसके बाद हम लोग एक सैम्पल प्रॉब्लम देख लेते हैं और इसको सैम्पल प्रॉब्लम के थ्रू समझ लेते हैं। स्टील रॉड है, उसका रेडियस हमें दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है हमें, और फोर्स बताई हुई है। और उन्होंने हमसे पूछा जनाब स्ट्रेन, स्ट्रेस भी बताएं, स्ट्रेन भी बताएं। तो स्ट्रेस तो हमें पता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू F बाई A का हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू हमें उन्होंने दी हुई है 9.5, सिंपली वैल्यू उसको पुट किया और हमने आंसर निकाल लिया। अब हम चलते हैं स्ट्रेन की तरफ। डेल्टा एल को फाइंड करना है, स्ट्रेन फाइंड करना है, तो डेल्टा एल को फाइंड करना पड़ेगा। एल तो हमारे पास है लेंथ, लेकिन डेल्टा चेंज इन लेंथ नहीं है ना हमारे पास। तो डेल्टा एल को फाइंड करने के लिए यही वैल्यूज़ यहाँ पर हम लोगों ने पुट की हैं, जो हमारे पास फार्मूला है F ओवर A इज इक्वल टू E डेल्टा एल ओवर एल। वहाँ से हम लोगों ने डेल्टा एल को साइड पे की है, बाकी वैल्यूज़ को उस तरफ ले गए हैं, वैल्यूज़ को पुट किया, आंसर निकाल लिया, और अल्टीमेटली डेल्टा एल ओवर एल को पुट करके हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं जो हम लोगों ने बल्क प्रॉपर्टीज़ को छोड़ा था। बल्क प्रॉपर्टीज़ जो है ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, तो इसको मेन हम लोग देखेंगे, बट ये जो PDF है ये मैं आपको ऑफ कोर्स भेज दूंगा, ये आप लोगों ने सारी पढ़नी है। तो यहाँ पर मैटर इन बल्क के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले तो स्टेट वेरिएबल्स का बताया गया कि मैटर इन बल्क इज डिस्क्राइब्ड बाय सो कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। एक मैटर के स्टेट वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, उनमें वॉल्यूम होता है, प्रेशर है, मैस है, डेंसिटी है, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर होता है। तो इसके अंदर क्या बताया जाता है कि इसके अंदर कोई एक भी वेरिएबल चेंज होगा तो पूरा सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। उसके बाद जनाब हमें इन्होंने बताया सॉलिड को डिफाइन किया है कि सॉलिड क्या चीज़ होती है, लिक्विड का बताया है, व्हाट इज़ लिक्विड, गैस का बताया है कि लिक्विड क्या है और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया है कि एटम्स जो हैं वो 2500 ईयर्स बैक इसका हमें आइडिया दिया गया था, और डेमोक्रिटस जो था हमारा फिलोसफर उसने दिया था, और फिर बेसिकली यहाँ पर बताई गई हैं हमें सारी चीज़ें। उसके बाद फ्यू डेफिनेशंस हैं, फ्यू डेफिनेशंस के अंदर वही चीज़ें रिकॉल की गई हैं, बेसिकली एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक मास नंबर को ऑफ एन एलिमेंट, वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। और फिर आप एक चार्ट देख रहे हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम, कार्बन और इन सब चीज़ों का बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास का बताया गया है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग केमिस्ट्री में और फिर फिज़िक्स में भी पढ़ ही चुके हैं, FSC में, तो यहाँ पर ये सारी दोबारा रिपीट हो रही हैं।
तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास को हम लोग देखेंगे कि वो किस एलिमेंट का क्या होता है। फिर मोल एंड मोलर मास को देखेंगे। फिर यहाँ पर मोल की डेफिनेशन दी गई है। मोल की डेफिनेशन क्या है कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस whether solid, liquid or gas is the amount of substance that contain as many basic particles as there are atoms in 12 ग्राम ऑफ यहाँ पर मेरे ख्याल से कैल्शियम की एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। फिर Na की वैल्यू उन्होंने बताई हुई है विच इज़ एवोगैड्रो नंबर 6.0 to 10⁻23 हम लोग पढ़ते आए हैं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का तरीका बताया गया विच इज N इज इक्वल टू N/Na। फिर उसके अंदर तरीका भी बताया गया मैस को कैसे फाइंड करना है आप लोगों ने, और नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड करना है आप लोगों ने। साथ साथ एग्जांपल भी बताई गई है कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का क्या मोलर मैस है, एटॉमिक नाइट्रोजन का क्या है, अमोनिया का क्या है। इसी तरह फिर एक एग्जांपल प्रॉब्लम है 15.1 जिसके अंदर मैस को फाइंड किया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड किए, आप लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद पीरियोडिक टेबल के बारे में हमें बताया गया, बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। फिर थर्मल इक्विलिब्रियम का बताया गया कि व्हाट इज़ थर्मल इक्विलिब्रियम, ये हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम भी देख चुके हैं। फिर उसके बाद टेम्परेचर का बताया गया कि व्हाट इज़ टेम्परेचर, टेम्परेचर की बेसिक डेफिनेशंस बताई गई हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। जीरोथ लॉ विच वाज इफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ऑब्जेक्ट सी देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। मतलब ये मैथमेटिकल वाली वही इक्वेशन बन गई, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू सी। उसके बाद जनाब आपको बताया गया है थर्मोमीटर का, बताया गया कि थर्मोमीटर क्या चीज़ होती है। थर्मल एक्सपेंशन का बताया गया, उसके अंदर लीनियर एक्सपेंशन है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है। लीनियर एक्सपेंशन हमें बताई गई है विच इज़ डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। और उसके बाद हमें बताया गया वॉल्यूम के बारे में बताया गया डेल्टा वी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी। इसके अंदर बीटा की वैल्यूज़ फॉर लिक्विड्स और फॉर गैसेस बीटा की वैल्यू बताई गई है। इसी तरह अल्फा की वैल्यू भी यहाँ पर बताई गई है फॉर सॉलिड्स। उसके बाद जनाब हम टेम्परेचर स्केल्स की तरफ चलते हैं। टेम्परेचर स्केल्स जो हैं वो आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दोबारा रिवाइज करेंगे और इससे रिगार्डिंग कोई ना कोई न्यूमेरिकल भी इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर का तरीका बताया गया, फ़ारेनहाइट से आप लोग किस तरह जाएंगे सेल्सियस की तरफ। फिर एब्सोल्यूट ज़ीरो एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में बताया गया। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आप लोग दोबारा से पढ़ेंगे, इसको सारी डिटेल यहाँ पर गिवन है। केल्विन स्केल का फार्मूला भी है विच इज टी के इज इक्वल टू टी सी प्लस 273। उसके बाद फेज चेंजेस का आर्टिकल है। इस फेज चेंजेस के अंदर बताया गया कि फेज कैसे चेंज होता है मैटर का, सॉलिड से लिक्विड की तरफ कैसे आएगा, लिक्विड से सॉलिड की तरफ कैसे जाएगा, और ये सारी चीज़ें आएंगी। आप लोग ये सारे स्टडी करेंगे। मतलब ये है कि ये जो पूरा हमारा आज का सेशन है, आज का लेक्चर है, उसके अंदर ये बल्क प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। और बल्क प्रॉपर्टीज़ के लिए एक पीडीएफ मैंने आपको दिया, ये पूरी पीडीएफ आप लोगों ने पढ़नी है और फिर प्रॉपर इसके नोट्स भी बनाने हैं आप लोगों ने। वो वाला आर्टिकल सारा इस पीडीएफ से कवर होगा। चीज़ें वही हैं सारी जो रिपीट हो रही हैं। आइडियल गैस देखिए, पी वी इक्वल टू एनआरटी, ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं हम लोग। फिर आइडियल गैस के जनाब हम लोग प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं कि आइडियल गैस के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, वो हमें बताया गया है। आइसोकोरिक प्रेशर डिवाइस का बताया गया है, और इसी तरह फिर कांस्टेंट वॉल्यूम का बताया गया होगा, कांस्टेंट प्रेशर का बताया गया होगा हमें, ये कांस्टेंट प्रेशर के मामलात में क्या सूरत हाल होगी। और फिर कांस्टेंट टेम्परेचर के बारे में बताया गया कि कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या होगा। पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। उसके बाद 3 केसेस डिस्कस किए हैं जिसके अंदर पी कांस्टेंट, एक में टी कांस्टेंट, एक में वी कांस्टेंट, और फिर उसको एक्सप्लेन किया और उसके फार्मूलाज को वही पी वी इज इक्वल टू एनआरटी से ही ड्राइव किया। सिंपल है, आप लोग कर लेंगे तो समझ आ जाएगी, नहीं समझ आएगी तो फिर मुझसे पूछेंगे।
फिर आइसोथर्मल प्रोसेस को देखें हम लोगों ने, ये एक एग्जांपल हमें दी गई है, उस एग्जांपल को हमने फार्मूलाज के थ्रू पुट किया है और हमने आंसर निकाल लिया है सिंपली। ये जितनी भी एग्जांपल्स इसके अंदर इंक्लूड हो रही हैं ये भी आप लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, समरी इसकी बना ये लिखी हुई है टू बी मेजर्ड की, कि बेसिकली बल्क मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें आप लोगों ने क्या क्या देखना है, बल्क प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की। सबसे पहले तो आप एटॉमिक मास को देखेंगे, डेफिनेशंस इनकी याद करेंगे जो सारी ये ऊपर अबव पीडीएफ में गिवन है। तो आप लोग क्या देखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट को देखेंगे, मोल को देखेंगे, एवोगैड्रो नंबर और मोलर मास को देखेंगे। फिर आप थर्मल कांटेक्ट को देखेंगे क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम को देखेंगे क्या है, और उसके बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को आप लोग देख लेंगे। और इसी तरह उसके बाद फिर हम लोग सेल्सियस टेम्परेचर स्केल को देख लेंगे, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल है, उसके बाद केल्विन टेम्परेचर स्केल है, ये तीनों टेम्परेचर स्केल्स के फार्मूलाज हैं 3, ये आप लोग देखेंगे। फिर उसके बाद लीनियर एक्सपेंशन को देखेंगे और वॉल्यूम एक्सपेंशन को देखेंगे। फिर आइडियल गैस को देखेंगे, आइडियल गैस के लॉज को देखेंगे। फिर हम आइडियल गैस के प्रोसेस देखेंगे जिसके अंदर 3 प्रोसेस हैं, आइसोकोरिक है, आइसोबैरिक है, आइसोथर्मल है, जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट। और फिर पीवी डायग्राम ऑफ एन आइडियल गैस आप लोग देखेंगे, वो भी इसमें गिवन है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज का लेक्चर शॉर्ट था और आसान है, इंशाल्लाह आप लोग इसको कीजिएगा। समझ आप लोगों को नहीं आएगी तो फिर इंशाल्लाह आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और होपफुली हमारा ये कोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा, 2-3 लेक्चर्स मज़ीद होंगे और इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बैक टू बैक हमारे डिस्कशन हो रहे हैं लेक्चर्स, वो तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी जो प्रेजेंस है वो बच्चों की नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जिनको इश्यूज़ हो रहे हैं वो लोग मेरे पास ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर लिया करें। अगर ग्रुप में नहीं डिस्कस करना तो पर्सनली मुझे मैसेज करके आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं मुझसे डिस्कस कर लिया करें। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।